डिले स्पीच में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। मदर भी आई हैं काम में, बच्चों को फ़ोन दे दिया है, तब भी बच्चों से कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है। स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हुई तब भी आपको हकलाहट हो जाती है, और 3 साल की एज से पहले ही उसको डायग्नोज कर दिया है कि बच्चा जो है वो डिले स्पीच में है। और तो क्या अर्ली इलाज शुरू हो गया। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। छोटी एज में बहुत से बच्चों की आदतें पुख्ता हो जाती है, नमाज़ पढ़ना, कोई काम करना, इसी तरह अल्फाज भी इसी तरह पुख्ता हो जाता है। बच्चों को यही कहा जाता है वालिदैन को कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। स्पीच थेरेपी क्या है? बोलने के अंदाज़ और बोलने के तरीक़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। कुछ अल्फाज की अदायगी करना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। तोतलापन भी देखने को मिलता है बच्चों में, ख़ास तौर पर जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर पाया जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किन किन अलामात की वजह से आपको अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, आज ये सारी डिटेल्स हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। डॉक्टर फ़तिहा अशरफ मेरे साथ हैं। आज स्पीच थेरेपी के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे, मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले स्पीच थेरेपी होती क्या है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर स्पीच थेरेपी की बात करें तो इसमें 2 किस्म के डिसऑर्डर आ जाते हैं। स्पीच में जो आते हैं वो है साउंड के रिलेटेड डिसऑर्डर, और लैंग्वेज में आते हैं कि आप जो है दूसरों की बात को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। अब इसमें जो थेरेपी की जाती है वो आजकल एक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी बच्चों के देर से बोलने की वजह, और फालिज के मरीज़, उनकी थेरेपी की जाती है। उसके अलावा तोतलापन, हकलाहट, ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्पीच थेरेपी में आ जाते हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि वो बोलते लेट हैं, जैसे आप बता रही हैं। क्या ऐसा है कि बचपन में कुछ ऐसे अल्फाज से जो माँ बाप उनको तोतलापन पे ले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कुदरती तौर पे किसी डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है? अगर बच्चों के देर से बोलने पर बात की जाए, डिले स्पीच पर बात की जाए, तो डिले स्पीच में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिले स्पीच में जा रहे हैं। और आपके घर का इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चे डिले स्पीच में चले जाते हैं। अगर आप जो हैं वो मदर और फादर बच्चों से बात नहीं कर रहे, मदर भी आई हैं काम में, बच्चों को फ़ोन दे दिया है, तब भी बच्चों से कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वो बोलेंगे कैसे? इसीलिए बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि वो आप लोगों के साथ एंगेज हों, पेरेंट्स के साथ एंगेज हों, कम्युनिकेट करें। अच्छा, बच्चों की तो बात हो गई। क्या ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों से ज़्यादा एडल्ट में ये चीज़ पाई जाए? एडल्ट में जो है वो स्टैमरिंग के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी हकलाहट जो है वो लाइफ के किसी भी टाइम आपको स्टार्ट हो सकती है। और बिहाइंड द रीज़न अगर इसके कॉजेज़ पे बात करें तो ये सोशल एंजाइटी की वजह से होती है ज़्यादा, कि आप सोशली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली है, स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हुई तब भी आपको हकलाहट हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले पेशेंट की स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, उसके सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, देन उसकी स्टैमरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। बचपन में लर्निंग ज़्यादा होती है, लर्निंग पीरियड जो हमारा चल रहा होता है, सीखना आसान होता है, तो क्या जवान होने के बाद एडल्टहुड में जाकर इस चीज़ की तरफ, ये डिसऑर्डर को ख़त्म करना क्या उनके लिए आसान होता है? अगर बचपन की बात करें, बिल्कुल, अगर एक बच्चा है, उसकी एज जो है 3 साल है, और 3 साल की एज से पहले ही उसको डायग्नोज कर दिया है कि बच्चा जो है वो डिले स्पीच में है, और तो क्या अर्ली इलाज शुरू हो गया। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका ट्रीटमेंट प्लान मुश्किल हो जाता है। अगर तोतलापन की या हकलाहट की बात करें तो बच्चों के अल्फाज पुख्ता हो जाते हैं, इसीलिए वालिदैन को कहा जाता है कि इंतज़ार ना करें और बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करवाएं, क्योंकि बच्चा छोटी एज में वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन बच्चा बड़ी हो जाता है तो अल्फाज पुख्ता हो जाते हैं। जिस तरह छोटी एज में बहुत से बच्चों की आदतें पुख्ता हो जाती हैं, नमाज़ पढ़ना, कोई काम करना, इसी तरह अल्फाज भी इसी तरह पुख्ता हो जाते हैं। मतलब ये कि जो बड़ी एज में चले जाते हैं, अगर कोई 35 साल की एज को क्रॉस कर गया तो वो आसानी से स्पीच थेरेपी के ज़रिए क्या दोबारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं आम लोगों की तरह?
हाँ बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे सबसे फेमस एक्टर हैं इंडिया के ऋतिक रोशन, उनको स्वेयर किस्म की स्टैमरिंग थी, लेकिन अगर उनकी मूवीज़, उनके डायलॉग्स देखें तो कोई भी पहचान नहीं सकता कि उनको भी हकलाहट है, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने ज़्यादा जो है इस चीज़ में एफर्ट करते हैं, आपकी विल पावर कितनी है। ये थेरेपी में सिर्फ जो है वो थेरेपिस्ट का रोल 10% होता है, बाकी सारी एफर्ट जो है पेशेंट की और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। इसमें आपने खुद एफर्ट करनी होती है कि कितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं, कितनी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी टिप्स जो पेरेंट्स भी रख सकें, यहाँ पे थेरेपी के लिए ना आना पड़े, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिससे थोड़ा सा रिकवरी हो सके, उन्हें खुद को नज़र आए, ऐसी कुछ हैं तो वो मुझे बताइए। अगर बच्चों पर बात करूं तो बच्चों को यही कहा जाता है वालिदैन को कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें, वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है। सबसे पहले तो आपने ये करना है। और बच्चों को ज़िद्दी मत बनाएं, बच्चों से मोहब्बत करें लेकिन उनको ज़िद्दी ना बनाएं। हम लोग बच्चों को पैम्परिंग चाइल्ड बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मदर ने एक चीज़ से मना कर दिया तो फादर फ़ौरन कहेगा नहीं मेरे बेटे को दो। इसमें क्या है, बच्चों की केयर करें लेकिन उनको पैम्परिंग चाइल्ड ना बनाएं। ऑटिज़म के बाद सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो है पैम्परिंग चाइल्ड। बच्चों आपका फ्री टाइम नहीं चाहते, वो आपके साथ बिज़ी रहना चाहते हैं, आप उनके साथ बिज़ी रहें, उनको डेली एक्टिविटी में दें। डेली एक्टिविटी जो भी आप करें, किचन में है, शॉपिंग पे हैं, बच्चों को अपने साथ लेके जाएं। बच्चों के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी करें। उनको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉयज़ दे दिए, टॉयज़ नहीं देने, बस उनको 1 या 2 टॉयज़ दे, बाकी वो अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करें, उसी स्किल को यूज़ करते हैं वो ये काम करें। अच्छा, डिजिटल दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की है काफ़ी, तो कुछ ऐसी इनोवेशन आई हैं कि जिसके ज़रिए एआई के थ्रू या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ये स्पीच थेरेपी और जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के जो तरीके हैं उनमें तब्दीली आई हो या उसकी वजह से कोई फ़ायदा हुआ हो? हाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। जो पहले अगर हेयरिंग की बात करें, क्योंकि अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। जब बच्चे की असेसमेंट प्लान बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी हेयरिंग चेक की जाती है। अगर बच्चे में हेयरिंग की जो है वो बहुत अच्छी है तो इट्स मीन उसकी स्पीच भी जल्दी डेवलप हो जाएगी। अगर जो बच्चे अब नहीं सुन सकते थे, उनके माइंड में मतलब एक ऑपरेशन के ज़रिए चिप लगती है, उस चिप के ज़रिए उनकी थेरेपी जल्दी हो जाती है, वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता है फिर भी बच्चों की स्किल पे और घर के इन्वायरमेंट पे। अब बच्चे थेरेपी सेंटर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करें, घर जा रहे हैं फिर वो ज़ीरो। इसीलिए पेरेंट्स से यही कहा जाता है कि जो चीज़ बच्चा यहाँ सीख के जा रहा है वही माहौल, वही चीज़ घर में दे ताकि बच्चे जल्दी रिकवर हों। अच्छा, वो कौन सा आप स्टेज कहेंगी कि जिसके बाद आप सोचती हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट के अलावा वो घर में इसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सके, स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस स्टेज पे जाके बच्चे को या बड़े इंसान को लाजमी हॉस्पिटल आना चाहिए? अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चा जो है, आपके बच्चे की उम्र 3 साल है, वो अपने नाम पर भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप स्टिल जो है वालिदैन वेट कर रहे हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। उनको लाजमी चाहिए कि वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं। अब मैं वालिदैन को यही कहती हूँ, जितने भी वालिदैन क्लिनिक पे आते हैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप बच्चों को डेली जो है 5 मिनट के लिए भी मोबाइल फ़ोन मत दें। आप दे रहे हैं, बेशक बच्चों में स्पीच के इश्यूज़ नहीं आ रहे लेकिन उनमें बिहेवियर इश्यूज़ लाजमी आएंगे। आपको अगले अगर आप 5 मिनट के लिए भी दे रहे हैं, 5 साल के लिए दोबारा उनको थेरेपी सेंटर भेजना पड़ेगा। इसीलिए उनकी जो है वो डेली लाइफ पे काम करें। और अगर बात करें बाकी पेशेंट्स की, जैसे कि फालिज के मरीज़ हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ तो बेहतर होगी है लेकिन स्पीच नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वो भी थेरेपी सेंटर जाएँ और थेरेपी लें, क्योंकि वो थेरेपी के ज़रिए उनकी स्पीच जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पीच थेरेपी जो आप करवाती हैं या दूसरे क्लिनिक्स में होती हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है? अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे पहले उनकी असेसमेंट प्लान बनती है। असेसमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि बच्चे को सुनाई देता है, बच्चे की हेयरिंग अच्छी है। अगर बच्चे की हेयरिंग अच्छी नहीं है तो उसको हेयरिंग एड्स लगवाए जाते हैं। हेयरिंग एड्स के बाद उनकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है। फिर उसका IQ लेवल देखा जाता है। हर बच्चे का जो है ना वो डिफरेंट IP बनता है। ये नहीं है कि अगर इसको ऑटिज़म है तो ये थेरेपी दूसरे पर भी अप्लाई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे की डिफरेंट थेरेपी होती है और एक थेरेपी को कभी भी दूसरों पर नहीं अप्लाई करते। वो मेडिसिन नहीं है कि इसको बुखार है इसको भी पैनाडोल दे दो, उसको ब्रूफन दे दो, बिल्कुल भी नहीं। ये सबकी डिफरेंट है और सबके जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है। हर बच्चे का डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है। डिपेंड करता है आफ्टर थेरेपी बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करता है और वो कितनी जल्दी रिकवर करता है। थैंक यू, आपने टाइम दिया।
आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप अपने बच्चों पर भी तवज्जो दें। अगर आप स्पीच आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है या कोई भी ऐसी आपको स्पीच से रिलेटेड बोलने से मुतल्लिक कोई भी बीमारी है, किसी भी चीज़ का रुकावट आपको देखने को मिलती है, तो आप स्पीच थेरेपी की तरफ जाएं और अपने इस जो डिसऑर्डर है उसको ख़त्म करें।